अच्छा, तो P4 स्टार्ट करेंगे। और P1 P2 के बाद आपके पास एक P4 पेपर भी है। और P4 में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास, आप इसको केमिस्ट्री बायो और बाकी सारे, मतलब P4 से कंपेयर करो तो सबसे इजी आपको इसका ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसमें सबसे इजी पार्ट ये होता है क्योंकि केमिस्ट्री और बायो में ये है कि आप उसके रिएक्शन जो है वो डेली लाइफ में परफॉर्म नहीं करते। इसमें फिजिक्स में ये आपके पास थोड़ा सा सिंपल हो जाता है कि आपकी जो डेली लाइफ की मेजरमेंट्स होती हैं और जो आप रूलर्स यूज करते हो, डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो, तो उनका आपको थोड़ी बहुत नो हाउ होती है कि किस तरह से मेजर करते हैं, यूज किस तरह से करते हैं। तो इसलिए आपके पास ये वाला पार्ट थोड़ा सा इजी होता है। दिखने में थोड़ा सा लग रहा होगा टिपिकल कि क्या सेटअप दिया है ये वो, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसकी हिंट आपके पास उसी पैराग्राफ के इंफॉर्मेशन में मिल जाती है। और आपको फॉर्मूला भी जो इसमें कैलकुलेट करना होगा उसका भी रेफरेंस मिल जाता है। तो सारी चीजें आपके पास क्वेश्चन में होती हैं। और इसमें तीन क्वेश्चन स्टार्टिंग के होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और थर्मल सेक्शन से रिलेटेड, या जर्नल आपके पास मेजरमेंट से हो सकता है। और जो चौथा क्वेश्चन होता है, चौथा क्वेश्चन आपके पास जो है वो आपने पूरा एक्सपेरिमेंट प्लान करना होता है। मतलब अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट देते हैं परफॉर्म करने के लिए, लेट सपोज अगर फ्री फॉल का एक एक्सपेरिमेंट हम लें और उसको आपने परफॉर्म करना हो, तो आप उसको कैसे परफॉर्म करोगे, क्या प्रिकॉशंस लोगे, क्या apparatus यूज करोगे। तो ये आपके पास सारी चीजें जो है वो उस क्वेश्चन में होगी। तो खैर इसको स्टार्ट करते हैं। स्पेसिमेन पेपर है आपके पास ये, और 23 का फर्स्ट पार्ट में पूरा आपके पास सेटअप दिया हुआ है। और यहाँ पर हम LDR यूज कर रहे हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो लाइट के अकॉर्डिंगली जो है वो रिएक्ट करेगा। तो खैर स्टार्टिंग में तो इनिशियल कुछ ऐसा नहीं पूछा उन्होंने। अच्छा, सबसे फर्स्ट पार्ट ये है कि शो द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। ओके, अब क्लियर है वॉइस या अभी भी? अच्छा, यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर की रीडिंग को मेजर करना है। और वोल्ट मीटर की रीडिंग को मेजर करने के लिए आपने सिंपल जो मार्किंग की हुई है यहाँ पर वोल्ट मीटर पे, उस वोल्ट मीटर के अकॉर्डिंगली आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि वोल्ट मीटर अभी इस वक्त क्या रीडिंग शो कर रहा है। तो सिंपल आपको डिविजन्स का आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर डिविजन्स किस तरह से डिवाइड किए, और उसके अकॉर्डिंगली आपने वैल्यू का आंसर लिखना है। तो आपके पास यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? अब आपके पास यहाँ पे टोटल 3 और 4 के मिड में टोटल 5 डिविजन है। 3.2 हो गई ना सर? तो यहाँ पे टोटल 5 डिविजन बन रहे हैं। तो जिस तरह से आप ग्राफ यूज करते हो, ग्राफ में डिविजन्स करते हो, सेम उसी तरह डिवीजन आपने कंसिडर करके फर्स्ट रीडिंग लिखी 3.2। ठीक है, सिंपल पार्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे अगर आप जाओ, सो द स्टूडेंट यूजेस अ syringe टू ऐड 2 centimeter क्यूब ऑफ अ कलर लिक्विड टू द वाटर इन द बीकर एंड स्टिर्स द मिक्सचर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर चीजें जो है ना वो आप थोड़ी सी रिलेट करना, और वो रिलेट इस तरह से करना कि अब यहाँ पे हम कलर क्यों यूज कर रहे हैं। हम कोई केमिकल रिएक्शन तो कर नहीं रहे थे। तो आपको याद होगा भी हमने ऊपर डायग्राम में देखा था, यहाँ पे एलडीआर सेट किया हुआ है। ठीक है, एलडीआर को सेट करने का रीजन ये है कि वो डिपेंड करेगा लाइट पे। तो जब आपके पास लिक्विड है यहाँ पर, और इस लिक्विड बीकर के साथ आपके पास एलडीआर लगा है, और एलडीआर और बीकर से पहले लाइट सोर्स है, तो जब लाइट उससे पास आएगी डिफरेंट कलर से, तो फिर एलडीआर में जो है वो चेंजेस होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो कलर लिक्विड यूज कर रहे हैं। तो है क्वेश्चन आपके पास ये है कि आप जो कलर लिक्विड यूज कर रहे हो, तो उस कलर लिक्विड में एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट मस्ट स्टेयर द टू लिक्विड्स टुगेदर। अब उसे स्टेयर करना क्यों जरूरी है? आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस चीज का बहुत अच्छे से आइडिया होगा। तो इसमें आप क्या रीजन लिखोगे? अच्छा, नॉर्मली इसका
पर्पस ये होता है कि अभी जिस तरह रमजानों में भी जामे शीरी वगैरह मिक्स कर रहे होते हैं, तो उसको मिक्स करने स्tir करने का रीजन ये होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वरना वो एक ही जगह पर फिक्स होगा और बाकी लिक्विड आपके पास नॉर्मल वाटर ही होगा। तो आपने सिंपल एक मार्क के लिए एक्सप्लेन करना है, तो कोई भी एक रीजन आप दे सकते हो। कलर। इन द लिक्विड डिस्ट्रीब्यूट्स इवनली। ठीक है, आपके पास वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या आपके पास जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो हमारे पास कॉन्स्टेंटली हम उसे मेजर कर सके। तो मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है। तो एक पॉइंट के लिए, क्योंकि एक एक मार्क के लिए वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह के। बाकी रीडिंग्स ग्राफ की सर मार्किंग। आप ही बता देंगे। पार्ट टू। जी सर। अच्छा, पार्ट टू में ये है कि आपने जो इसमें लिक्विड ऐड किया है, आपने इसमें सिरिंज यूज की है कि आप इसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब यानी इतने वॉल्यूम का आप लिक्विड इसमें ऐड कर रहे हो, और वो कलर लिक्विड है। और कलर लिक्विड को आपने ऐड किया है यहाँ पर वाटर बीकर में जो पहले से वहां पर रखा था। तो वो रीजन ये पूछ रहे कि स्टूडेंट उस लिक्विड को स्टिर करना क्यों जरूरी है, जब वो आप लिक्विड ऐड कर रहे हो उसमें कलर, तो उसको स्टिर करना क्यों जरूरी है। अब उसको स्टिर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एलडीआर, और एलडीआर जो है वो लाइट पे डिपेंड करता है, और जब सनलाइट यहाँ से आपके पास एंटर होगी स्पीकर के थ्रू, तो लाइट जो है वो आपके पास कलर के अकॉर्डिंगली उसकी इंटेंसिटी लो और हाई हो सकती है। लेट सपोज अगर कोई डार्क कलर होगा तो सनलाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, अगर कोई ब्राइट कलर होगा तो सनलाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। तो एलडीआर बेसिकली डिपेंड करेगा उसकी कलर डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है। तो कलर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आप वहां पर अगर लिक्विड ऐड कर रहे हो कलर, मतलब आपने कलर ड्रॉप्स ऐड किए इसमें, और उसको स्टिर करना इसलिए जरूरी है ताकि पूरा लिक्विड आपके पास उसमें कलर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वरना होगा ये जहाँ कलर की इंटेंसिटी हाई है मिक्स हो वहाँ। जाए ना। हाँ। तो एलडीआर की रीडिंग में काफी उस पर इफेक्ट आएगा, तो इसलिए आपके पास उसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे आए, तो नेक्स्ट पार्ट में आपके पास नॉर्मली आप देखोगे ना इसका पैटर्न सेम होता है, हर पेपर में आप जाओगे ना सब पे में पहला क्वेश्चन ऐसे ही होगा कि कोई आपसे रीडिंग पूछ ली, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये होगा कि आप टेबल फिल करोगे। अच्छा, इसमें अब आपने ये करना है, सबसे पहले इसमें यूनिट फिल करना होगा, क्योंकि यूनिट फिल आपके पास है, और 2 सेंटीमीटर क्यूब ऐड कर दिया। On figure 1.3, plot a graph of the voltmeter reading against the volume of the colored liquid. Draw the best fit curve. आपके पास वोल्टमीटर और वॉल्यूम ऑफ कलर्ड लिक्विड की वैल्यूज मेंशन है टेबल में। आपने सिर्फ उनको यूज करना है, और उनको यूज करते हुए आपने उनमें सिंपल ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है। तो इनिशियली जब आपके पास वॉल्यूम ऑफ कलर्ड लिक्विड 0 पर था, उस वक्त की वैल्यू से लेकर जब तक आप उसको 12 पर लेकर आए उस वक्त तक की वोल्ट मीटर की रीडिंग है। अच्छा, वाई एक्सिस पे आप वोल्ट मीटर की रीडिंग को ले रहे हो, तो ये वाला पार्ट हमारे पास जाएगा वाई एक्सिस पे। ठीक है। तो आपके पास जो लीस्ट वैल्यू है, क्योंकि अब आपने ग्राफ पे डिस्ट्रीब्यूशन खुद करनी है, और खुद करने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लीस्ट वैल्यू क्या है और मैक्सिमम क्या है, क्योंकि ग्राफ में लिमिटेड स्पेस होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसमें ड्रॉ करना है। ऐसा ना हो कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी कर दो कि एक पॉइंट बिल्कुल ही बाहर चला जाए, तो ऐसा भी नहीं करना। तो लीस्ट वैल्यू 1.4 है, 2.4, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, हम इजीली वाई एक्सिस को मैनेज कर सकते हैं। और वाई एक्सिस पे अगर आप स्पेस देखो तो आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 आपके पास बॉक्सेस हैं, तो काफ़ी स्पेस है आपके पास ड्रॉ करने के लिए। तो आपने इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपकी रीडिंग जो है वो इजी हो आपके लिए मार्क करना। तो आप इसको कहाँ से स्टार्ट करोगे। अब लेट सपोज आपके पास 0 यहाँ मेंशन है, आप इसको सिंपल अगर यहाँ पे 1 मार्क करते हो लेट सपोज, ताकि वैल्यूज आपके पास इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो, इजीली मार्किंग कर सको, तो आपने 20 को 1 के इक्वल लिया,
और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। क्योंकि हमारे पास 2.4 में हमारा काम हो जाएगा, तो हमें कोई इतना इशू नहीं है वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस की बात करें तो वो 12 तक है, आई थिंक वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज को आपने साथ रख के और इनको बस कैलकुलेट करना है। इनिशियल वैल्यू आपके पास है 2, और 2 पे आपको वैल्यू मिल रही है 2.4। एक मिनट मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ ताकि बार बार रीडिंग स्क्रॉल ना करनी हो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मार्क करना है आपने, तो आपने सबसे पहला मार्क करना है 2 और 2.4। तो 2 तो हमारे पास ये रहा, और 2.4 की वैल्यू क्या होगी, अब हमने यहाँ से सर्च करना है। तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, तो ये हमारे पास 2.4 की वैल्यू होगी, और इसे हम मार्क करेंगे यहाँ पे। ठीक है। सर 2.4 की दूसरी वैल्यू 0 पे, इसलिए हमने उसको वहां रखा है ना। क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग तो वो 0 से करेगा, तो 0 और 0 वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। और स्टार्टिंग जो हमारा हो रहा है वो 2 वोल्ट से हो रहा है, तो 2 वोल्ट पे जो हमारे पास जो 2 सेंटीमीटर लिक्विड था, तो 2 सेंटीमीटर लिक्विड पे जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो हमारे पास आ रही है 2.4। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको सेट करना है। अब आप नेक्स्ट वैल्यू देखो, तो नेक्स्ट वैल्यू है 4 और 2.2। तो 4 आपने देखना है एक्स एक्सिस पर। 4 आपने यहाँ पे मार्क किया एक्स एक्सिस, और ये आपको रीडिंग देगा 2.2। तो ग्राफ आपके पास जो है वो नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ नीचे आएगा, क्योंकि स्टार्ट ही मैक्सिमम से हो रहा है। क्योंकि इंटेंसिटी चेंज हो रही है आपके पास, लिक्विड बढ़ रहा है, वोल्टेज की वैल्यू नीचे आ रही है। अब इसको आपने 2.2 करना है, तो 2.2 कहाँ पर होगा, क्योंकि हमने दो बॉक्सेस का 1 लिया ना, तो 2.1, 2.2, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2.2। और नेक्स्ट रीडिंग है 6 और 1.8। अब 1.8 मार्क कर लेते हैं हम। 2 से पहले आएंगे 1.9, 1.8। खैर इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है, कोई इतना टिपिकल काम नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन इतना शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना रीडिंग को कि फिर ग्राफ में वैल्यूज फाइंड करना मुश्किल हो जाए। और उसके बाद है 8, 8 पे वैल्यू है 1.6। तो 1.5, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा सर नेक्स्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, अब क्लियर है। जी जी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि लास्ट हम इसको 6 पर ले आए थे, और 8 के बाद आप उसे नेक्स्ट कंसिडर करोगे 8 पे 1.6। अब 1.6 मार्क करना है। 1.6 आपके पास 1.5, 1.6, ये 1.6 होगा। और नेक्स्ट आपके पास फिर 1.5 10 पर, 1.5 यहाँ पर, और फाइनली 12 पर 1.4, 1.1, 2, 3, 4। तो कुछ इस तरह की आपके पास ग्राफ में मार्किंग आ रही है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक स्मूथ कर्व बनेगा लाइन का, क्योंकि आप रीडिंग्स में भी देख सकते हो वेरिएशन है। 2.4 के बाद 2.2, फिर 1.8, 1.6। तो ग्रेजुअली उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, तो आपके पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ग्राफ जो है वो आपके पास एक स्मूथ कर्व की फॉर्म में होगा। तो आप इन्हें कंबाइन कर लो, जो बेस्ट लाइन आपके पास फिट पॉइंट्स के साथ बन रही हो, आप उसे मिलाकर एक स्मूथ कर्व बना सकते हो। तो लेट्स सपोज, सर अब इन्हें ज्वाइन कर दें। जी ठीक है, थोड़ा सा फ्री हैंड डायग्राम बनेगी। तो जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करो। अब ये जैसे सेकंड पॉइंट है, ये भी फिट हमारे पास आ रहा है, तो हम इसको इसके साथ भी मैच कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि फर्स्ट वाले पॉइंट से इतना स्मूथ कर्व नहीं बन रहा।
ठीक है, ये आपके पास कर्व हो जाएगा। अच्छा खैर, इतने सारे काम करने के 2 ही मार्क थे। अच्छा, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व एट 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जो कर्व बना लिया आपने, तो उसके अकॉर्डिंगली अब आपने टेंजेंट को ड्रॉ करना है, क्योंकि इसमें होता ही है कि अब यहाँ पर अब स्टूडेंट खुद मार्किंग कर रहे हैं, खुद ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, अपनी मर्जी से ग्रेडियंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो फिक्स वैल्यू नहीं होती। जिस तरह आपके पास होता है ना P2 में, तो क्वेश्चन का वैल्यू ग्राफ गिवन होता है, तो उसमें अगर ग्रेडियंट को फाइंड करने के लिए दिया जाए तो उसमें एक रेंज देते हैं आपको कि ग्रेडियंट इस दो वैल्यूज के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप मार्किंग स्कीम भी चेक करना, तो उसमें आपको कोई ऐसी फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहा है। और फिर सबकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तो नहीं होती, सब सर अपने ये यहाँ पे according। वैल्यू लिमिट दे देंगे ना। हाँ, लेकिन आपके पास ना इसमें लिमिट भी नहीं होगी, वो आपकी वर्किंग चेक करेंगे। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, तो वर्किंग नजर आ रही है कि हाँ पॉइंट्स को देख कर मार्क किया है, लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, कर्व इतना स्मूथ नहीं बनाना आता, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा गया है, लेकिन बन रहा है कर्व। तो इसमें जो है वो आप मार्किंग स्कीम भी मैं दिखा दूंगा लास्ट में। तो फिर हम आंसर्स भी चेक कर लेंगे, तो आपके पास कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि यही वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके पास आंसर में वैल्यूज नहीं लिखी हुई, स्टेप्स मेंशन है कि ये आपने परफॉर्म करना है, क्योंकि एक एक दो दो मार्क के लिए, तो इसमें कैलकुलेशन और वो अभी कुछ भी नहीं पूछा अभी तक हमसे। अब जिस तरह से उन्होंने आपसे पूछा कि 5 पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। अब 5 आपके पास बिल्कुल यहाँ पर मिड में आएगा, ये रहा आपके पास 5। ठीक है, उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वाली रीडिंग्स उन्होंने खुद दी है, इसलिए उन्होंने टेंजेंट भी यहाँ पे ड्रॉ करने को कहा है। तो अब आपके पास जो 5 है, 5 बेसिकली टच कर रहा है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर आप एक स्केल रख के स्ट्रेट सिंपल टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे। अब मेरे पास ये बन रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया आपके पास, और इसको ड्रॉ करने के बाद 1 मार्क का ये टेंजेंट हो गया। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, शो योर वर्किंग एंड इंडिकेट ऑन द ग्राफ दैट वैल्यूज दैट यू यूज। अच्छा, ये ग्रेडियंट वाला क्वेश्चन भी आपको समझ लो रिपीटेडली मिलता रहेगा, मतलब हर साल में एक क्वेश्चन आपके पास जो स्टार्टिंग का होता है, इसमें वो आपसे ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट पूछता ही पूछता है, तो इसमें पैटर्न बहुत सिमिलर है। अच्छा, ग्रेडियंट फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, जो मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स वालों के लिए तो बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है ग्रेडियंट। आप एक मैक्सिमम और एक जो आपकी लीस्ट वैल्यू है उन्हें कंसिडर कर लो, और उसमें से हम एक्स वाई के स्लॉट्स निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसी पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं। आवाज बहुत क्रैक कर रही है। अच्छा, यहाँ पर जो आपने टेंजेंट मार्क किया है, अब इसके अकॉर्डिंगली आपने इनकी वैल्यूज को सेट करना है। हाँ, वो सेट हो जाएगा, थोड़ा सा ना बस प्रॉब्लम होता है इस टाइम पे थोड़ा डेटा में, और इसमें कोई इशू नहीं है, अभी सेट है। बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पर आप जो है वो ग्रेडियंट ड्रॉ करना है, ग्रेडियंट आप अपनी मर्जी से मार्किंग कर लो। अब लेट सपोज एक पॉइंट यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लिया, और इसको सेलेक्ट करके इसके पॉइंट्स की यहाँ पे वैल्यूज लिख लेंगे। और यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते, तो खैर कोई मसला नहीं है, हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं अभी। अच्छा, पहले इसके लिए वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 9 आपका यहाँ बनेगा, तो 9.246। तो 9.6 आपको वैल्यू मिल रही है विद एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पर वैल्यू क्या मिल रही है, 1.1। ठीक है, तो ये हमने इसकी वैल्यू सेट कर ली। और ऊपर वाले की वैल्यू को अगर हम सेट करें, तो वाई एक्सिस की सर वैल्यू, इसमें जो आप कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं यही फिक्स पॉइंट्स हैं जिस पे नहीं लेना नहीं, होता है या मर्जी का
एक इसका अच्छा सिंपल सही सा है। तरीका है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम में से ना कहीं से भी ले लो। अब मैं इस लाइन को और एक्सटेंड करता तो ये इस सही सही। पॉइंट से 10 से क्रॉस होती, तो फिर मैं 10 भी ले सकता था, क्योंकि राउंड फिगर होता है तो एक वैल्यू इजी हो जाती है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 1। तो राउंड फिगर में ये होता है कि टाइम आपका बच जाता है, सिंपल सिंपल आप वैल्यू हाँ सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, अब वो हाँ सर, मैंने मैथ्स में तो मैं ऐसे ही करता हूँ। हाँ, अब वो मैंने बना दिया था टेंजेंट, इस वजह से अब जो पॉइंट्स मिल रहे हैं मैं वो लिख रहा हूँ। अच्छा खैर, अब इस पे आप देखेंगे तो 2.5 6 7, तो 2.7 हमें वाई एक्सिस पर मिल रहा है, और एक्स एक्सिस पर अगर आप आओ तो ये बिल्कुल यहाँ पर था 1। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर है 1। तो अब आपके पास ये पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आप इनका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हो। अब ग्रेडियंट इसका यहीं फाइंड कर लेते हैं, वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं। तो ग्रेडियंट के लिए y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, और y की वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट कर लो। अच्छा, अब इसमें आपके पास देखो ग्रेडियंट माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसमें आप सेटअप कुछ भी कर लो, आपके पास ग्रेडियंट माइनस में आएगा। एक चीज ये है। तो लेट सपोज अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमने 2.7 माइनस ये कर लिया, और यहाँ पे 1.0 यानी जो वैल्यू 1 थी -9.6, और इसको सब आप सब्ट्रैक्ट कर लो, और ग्रेडियंट का आंसर बताओ कितना आ रहा है आपके पास। -0.18 आ रहा है। ठीक है, अब माइनस आपको रीजन बता दिया, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज आपके पास इनवर्सली चल रही हैं, तो ये -0.18 आपके पास ग्रेडियंट हो गया। वैल्यू राउंड ऑफ कर सकते हैं ना सर? हम्म, 0.18। ठीक है, और वो सारी वर्किंग जो ग्रेडियंट वाली की है वो आप यहाँ भी लिख लेना, कि आप यहाँ पे शो कर देना आपने .1 कौन सा लिया, .2 कौन सा लिया। ठीक है, और फिर उस पे ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी शो करना, कि जिससे आपने फाइंड आउट किया, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने वैल्यूज वर्किंग यहाँ शो करनी है। ठीक है, वो मैं जब सेंड कर दूंगा आप फिर अपने पास इसको सेव कर लेना एडिट करके। अच्छा, अब इसमें ये कि डिस्क्राइब वन प्रिकॉशन टेकन टू इंश्योर दैट द रीडिंग फ्रॉम अ वोल्ट मीटर इज एक्यूरेट। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग एक्यूरेट हो उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन लिखना होगा। अच्छा, वोल्ट मीटर में नॉर्मली ये होता है कि जिस तरह से आपने नॉर्मल मीटर्स देखे होंगे, आजकल तो मल्टी मीटर्स आते हैं, उसमें आप वोल्टेज करंट एक ही मीटर से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो ओल्ड हमारे पास लैब में आपके पास वोल्ट मीटर एम मीटर्स होते हैं, तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि एक तो सबसे पहले आप इसका जीरो एरर चेक कर लो, क्योंकि अगर प्रीवियस आपने अपने O1 और O2 में आपने वर्नियर कैलिपर पढ़ा होगा, स्क्रू गेज पढ़ा होगा, तो अब तो खैर वो एक्सक्लूड हो गया, तो उसमें आपने एक जीरो एरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, और जीरो एरर में ये होता है कि सबसे पहले आप ये चेक करते हो कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो क्या वो आपके पास इनिशियली जीरो पे सेट था या नहीं। मतलब अगर ये इनिशियली आपके पास इसमें से कुछ भी करंट फ्लो ना हो रहा हो, तो इसकी निडल को यहाँ जीरो पर होना चाहिए। अगर ये निडल आपके पास जीरो से थोड़ा पीछे है या जीरो से थोड़ा आगे है, तो इसका मतलब ये कि इसमें जीरो एरर है, मतलब इसके इंस्ट्रूमेंट में एडजस्टमेंट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। तो उस चीज को फिर हम उसकी रीडिंग के साथ खैर सॉर्ट आउट कर लेते हैं, वो अभी हमने डिस्कस नहीं करना। लेकिन मेन आपके पास पर्पस ये कि सबसे पहले आप वोल्ट मीटर का जीरो एरर चेक कर लो। और तो खैर हमारे पास अपैरेटस में कोई ऐसी सेटिंग है नहीं, तो एक प्रिकॉशन जो सबसे क्लियर हमें डायग्राम से पता चल रहा है वो यही है कि हम इसका जीरो एरर चेक कर लें। तो जीरो एरर को हमने यहाँ पे चेक करना है रीडिंग को नोट करने से पहले। अच्छा, और दूसरा ये होता है कि कभी कभार जब हमारे पास इसमें मल्टीपल रीडिंग है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक रीडिंग, दो रीडिंग, तीन रीडिंग्स लेते हैं, तो बीच में ऐसा होता है कि निडल ना कहीं स्टक हो जाती है, तो वो रीडिंग ना आगे आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज करके नहीं दिखाता। तो उसमें उस चीज को आपने ये चेक कर लेना होता है, आप उसको टैप कर लो स्क्रीन को, तो वो निडल कभी कभार अटक जाता है, वहां पे स्टक हो जाता है। तो उस चीज को
आप दोबारा से करने के लिए उसको थोड़ा सा टैप कर लोगे तो वो निडल आपके पास दोबारा वर्किंग में आ जाएगी। अभी आप जिस तरह से इसकी सीरीज करते जाओगे सॉल्व पेपर्स की, तो आपको और प्रिकॉशंस और सारी चीजें जो है वो मिलती रहेंगी। तो आपके पास समझ लो फिर एक ऑप्शंस हो जाएंगे आपके पास सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो थोड़ा सा होगा कि हाँ ये चीजें फर्स्ट टाइम है। अब इसमें आपके पास नेक्स्ट है, अनदर स्टूडेंट परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट, ही कैलकुलेट्स अ ग्रेडियंट विच इज स्लाइटली डिफरेंट टू द वैल्यू यू ऑब्टेन्ड इन पार्ट टू। जो हमने ग्रेडियंट फाइंड किया उसका ग्रेडियंट हमसे डिफरेंट आ रहा है। सजेस्ट टू वेरिएबल दैट आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट में रिजल्ट इन डिफरेंट ग्रेडियंट। अब वो ग्रेडियंट तो चलो डिफरेंट आ गया, अब आपने वो फैक्टर बताने कि जिसकी वजह से आपके पास ये ग्रेडियंट डिफरेंट आ सकता है। अब इसके लिए आपको जो है ना वो सेटअप को दोबारा ऑब्जर्व करना है। आप सेटअप दोबारा चेक कर लो अपना, ये आपका सेटअप था। अब इस पूरे सेटअप में आपने ये देखकर बताना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा फैक्टर हो सकते हैं, दो कोई सेलेक्ट करने, कि जिसकी वजह से आपके पास रीडिंग चेंज होगी, रीडिंग चेंज होगी तो ग्रेडियंट चेंज होगा। क्योंकि अगर रीडिंग सेम आती है तो ग्रेडियंट भी सेम आएगा। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी रीडिंग आपके पास डिफरेंट आ रही है, तो वो रीडिंग डिफरेंट क्यों आ रही है, ये आपने बताना है। उसके लिए आपको ये सेटअप चेक करना है, और इस सेटअप में आपने ये देखना है कि आपके पास ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसकी वजह से ये ग्रेडियंट चेंज आ रहा है। सर लाइट ब्लॉक हो सकती है। लाइट ब्लॉक हो सकती है, गुड। और बाकी मतलब आपके पास जो लाइट है, लाइट का लेवल चेंज, उसकी इंटेंसिटी हाई या लो हो सकती है। मतलब वो जहाँ परफॉर्म जी। कर रहे हैं वहां पे लाइट इतनी अच्छी नहीं है, ब्राइट नहीं है, हमारे पास लाइट बहुत ब्राइट है, एक हो गया। और कोई आइडेंटिफाई कर सकता हो? इसमें देखो जर्नल जर्नल सोचना है, मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द आपके पास क्वेश्चन जो होते हैं इस तरह के, उसमें कॉमन आपके पास जो है ना रीजंस होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई साइंटिफिक रीजन पूछे, जर्नल पूछेगा वो आपसे। अच्छा अब इसमें देखो एक और पता है क्या हो सकता है सिंपल, कि आपके पास ये जो एलडीआर लगा हुआ है ना, इस एलडीआर और बीकर को हम लाइट सोर्स से दूर रख दें। क्योंकि एलडीआर लाइट पे डिपेंड करता है, अगर लाइट की इंटेंसिटी चेंज नहीं हुई थी तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने बीकर को और एलडीआर को लाइट से बहुत दूर रखा हो, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग लाइट को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। और क्या रीजन हो सकते हैं? तो दो हमारे पास रीजन हो गए। और दूसरा फिर ये है कि आपके पास वो जो कलर मिक्स कर रहे हैं हम लिक्विड में, तो वो कलर हमने कितना मिक्स किया उस पर भी डिपेंड करता है। अब ऐसा ना हो कि किसी ने बहुत ज्यादा कलर मिक्स कर दिया, उसने बहुत डार्क सॉल्यूशन बना दिया, तो उससे भी रीडिंग में आपके पास इफेक्ट आएगा। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो फिलहाल अब अभी हम दो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। उसमें से पहला आपने कहा कि लाइट सोर्स की इंटेंसिटी, तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स। और सेकंड आप लिख सकते हो कि एलडीआर और लाइट सोर्स का डिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन एलडीआर एंड लाइट सोर्स will also affects the gradient। ठीक है, तो ये आपके पास देखो फर्स्ट क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं पूछा उन्होंने। ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन था। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास हर एयर के पेपर में आपको इसी तरह से मिलेगा। मतलब उसमें आपके पास कोई मीटर होगा, कोई सेटअप लगा होगा, प्रिकॉशन, और आपसे जो है वो उसमें कुछ ऑल्टरेशन करनी हो, रीडिंग कैलकुलेट करनी हो, वो इसी तरह का आपसे पैटर्न पे सवाल पूछेगा। ठीक है। अच्छा इसमें पहले आप एक बार सेटअप देख लो, क्योंकि फिर वो प्रिकॉशंस वगैरह पूछेगा तो थोड़ा बहुत याद कर लो उसको। इसमें आपके पास देखो एक सिंपल आयरन स्टैंड है यहाँ पर, और आयरन स्टैंड पे एक वेट रखा हुआ है यहाँ पर हैवी, ताकि आयरन स्टैंड आपके पास यहाँ से टिल्ट ना हो जाए। और क्योंकि इसकी सारी चीजें राइट हैंड साइड पर फिक्स है, तो मोस्ट ऑफ द इसका जो वेट होगा, मास, वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा। यहाँ पे क्लैंप है, बल्ब है, लेंस है, और इसमें से जो भी इमेज बन रही है वो यहाँ पर आपके पास ग्राफ पेपर पे बन रही है।
और कुछ आपके पास डिस्टेंस मेंशन किए हैं यहाँ पर कि लेंस से लेकर पेपर तक, लेंस से लेकर लैंप तक, और टोटल डिस्टेंस। तो इस तरह की मार्किंग आपके पास गिवन है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम आगे फॉलो करते हैं कि इसमें पूछ क्या रहे हैं वो हमसे। अब इसमें आपके पास है द स्टूडेंट यूजेस अ स्मॉल लैम्प कनेक्टेड टू अ 3 वोल्ट सप्लाई। ही अटैचेस द clamp होल्डिंग द लैम्प टू द हाईएस्ट पोजीशन ऑन द स्टैंड। इन दिस पोजीशन द डिस्टेंस z बिटवीन द लैम्प एंड, अच्छा इसमें एक डिस्टेंस की वैल्यू दी आपको 56.5, z एंड द बेंच। ठीक है, लैम्प और इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पर इक्वल है 56.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट अब हम आगे देखें तो ही प्लेसेस वन ऑफ द ग्लास लेंस इन द जॉज ऑफ अ क्लैंप एट 20 सेंटीमीटर बिलो द लैम्प। अच्छा देखो, सारी वैल्यूज की नंबर्स में देकर और एंड में पूछ रहा है प्रिकॉशंस पहले। ठीक है, तो इसलिए पहले हमने सेटअप को देखा था क्योंकि हमें पता है कि ज्यादातर ये पहले इसी तरह की जर्नल क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा खैर, अब इसमें प्रिकॉशंस बताने। प्रिकॉशंस में से आप इसमें से पहले खुद बताओ कि क्या पॉसिबल हो सकता है प्रिकॉशन। जो भी आपको लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है ना वो जर्नल ही होता है। जर्नल से रिलेटेड आपके पास जो भी आपको कॉमन लगता है, तो आप वो कॉमन इसमें सेंस कर सकते हो खुद से भी कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। देखो, एक आपके पास क्लैंप में लगा हुआ है बल्ब, ठीक है, और एक हमने रखा हुआ है वेट। और अभी एक चीज आपको बताई थी हमने, यहाँ पर वेट क्यों रखा है? ताकि आयरन स्टैंड आपके पास राइट सर साइड ये क्ले टॉपल ना हो। हाँ, कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैं कहता क्ले मतलब रिएक्ट नहीं करे लाइट से डेंजरसली, कोई रेडिएशन ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि मतलब लैंप आपके पास उसकी वायरिंग जो है वो आपके पास आयरन स्टैंड के साथ ना वो लिंक हो। नहीं नहीं सर, मतलब क्ले मतलब रिएक्ट नहीं करे लाइट से, कोई डेंजरस रिएक्शन नहीं होए, क्ले मतलब न्यूट्रल होए, ये इंश्योर करें आप। अच्छा, सही सही सही, मॉडलिंग के लिए ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, और इसमें हम जर्नल जर्नल देखें तो देखो नॉर्मली ये होता है कि क्लैंप जो है वो क्लैंप आयरन का बना हुआ है, और जब हम उसमें लैंप को होल्ड कर रहे होंगे तो लैंप पे ग्लास होता है, तो ऐसा ना हो कि हम क्लैंप को इतना टाइट कर दें कि वो ग्लास ही टूट जाए। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है वो आयरन स्टैंड के ऊपर वेट इसलिए रखा है ताकि आयरन स्टैंड आपके पास राइट हैंड साइड पर जो है वो टॉपल ना हो। और इस तरह से आपके पास मॉडलिंग क्ले जो है वो इस तरह से यूज कर रहे हो कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स की वो ना हो, एडिशन। तो आपने खैर दो लिखने, तो अभी हम इसमें से दो कोई भी प्रिकॉशंस लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रिकॉशन हमारे पास आ गया। तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर वेट यूज किया है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड टू प्रिवेंट आयरन स्टैंड, तो वो आपके पास टॉपल ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप हैवी वेट यूज करोगे। अच्छा, और एक चीज और भी है कि यहाँ पर जो लैंप लगा हुआ है और उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास ऐसा ना हो कि वोल्टेज इतना हाई हो जाए कि वो लैंप ही आपके पास जो है वो अपनी वैल्यू से बिल्कुल ही आउट हो जाए। ठीक है, तो वोल्टेज आपके पास हाई नहीं होना चाहिए।
अच्छा, इसमें आपके पास जो है वो पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसमें आपके पास ये प्रिकॉशंस आ गए, और उसके बाद फर्दर अगर आप देखो तो इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर कि वो जो क्ले है आपके पास, उस क्ले की वजह से शेडो कास्ट हो रहा है आपके पास पेपर पे। ठीक है, मॉडलिंग क्ले आपके पास यहाँ पे शेडो प्रोड्यूस कर रही है ग्राफ पेपर पे, और ही होल्ड्स अ सेकंड लेंस। अच्छा, अब यहाँ पर एक और लेंस इंक्लूड कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम सेकंड लेंस यूज कर रहे हैं, अब दो लेंसेज हो गए इन्वॉल्व। तो व्हेन दिस लेंस इज टचिंग द लैम्प, द डायमीटर डी ऑफ द शेडो ऑफ द मॉडलिंग क्ले ऑन द ग्राफ पेपर इज 2 मिलीमीटर। अच्छा, अभी देखो इन्होंने यहाँ पर ये जो छोटी पॉइंट्स लिखे हुए ना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो लेंस है, व्हेन दिस लेंस इज टचिंग द लैम्प, तो लेंस जब आपके पास बिल्कुल लैम्प को टच कर रहा होगा, तो उसका जो शेडो होगा आपके पास, वो शेडो आपके पास बन रहा होगा 2 मिलीमीटर पे। ठीक है, एक चीज ये हो गई। और उसके बाद ये कि स्टूडेंट मूव्स द सेकंड लेंस डाउन टुवर्ड्स द क्लैम्प लेंस। ठीक है, मतलब आप अगर एक बार सेटअप पर जाओ, तो वो जो सेकंड लेंस था उसने पहले यहाँ पर रखा। ठीक है, और उसके बाद वो अब उसे दूसरे लेंस की तरफ लेकर जा रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, और उसके बाद आप नीचे जाओ, इसमें फर्दर अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो थोड़ी सी लेंदी है आपके पास पैराग्राफ। ही ऑब्जर्व द चेंज। ठीक है, अब जो चेंज है वो उस पेपर पे उन्होंने लिख कर दिया आपको। डी डिक्रीज एज द सेकंड लेंस मूव अवे फ्रॉम द लैम्प। मतलब आप लैम्प से जितना दूसरे लेंस को दूर लेकर जाओगे, तो आपके पास डी की वैल्यू डिक्रीज होगी। और जो उसका शेडो होगा, शेडो आपको मिल रहा है एक्स इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर पे। एट 10 सेंटीमीटर इट अपेयर्स अगेन एंड इंक्रीज इन साइज। ठीक है, अब पहले इसको क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन उन्होंने काफी दे दी। अच्छा, यूज द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस टू स्केच अ ग्राफ ऑन फिगर 2.3 शो हाउ डी चेंजेस विद इंक्रीजिंग एक्स। अच्छा, अब देखो पहले उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि जब बिल्कुल आपने स्टार्ट किया था, जब हमने बिल्कुल लैंप के साथ अटैच किया था, उससे ऊपर तो हम लेकर जा नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर तो लैंप लगा हुआ है। तो जब आपने उसको लैंप के साथ अटैच किया तो आपको रीडिंग कितनी मिली थी? 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो 2 से स्टार्ट होगा। एक चीज तो इम्पोर्टेंट हो गई ये। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके पास जो है वो ये इम्पोर्टेंट है कि हम डायमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो डायमीटर को लिंक करना है हमने इसके साथ। तो डायमीटर लिंक होगा इस पॉइंट के साथ, कि आपके पास डी की वैल्यू डिक्रीज करेगी जितना आप लेंस को लैंप से दूर लेकर जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2 मिलीमीटर के बाद जो आपके पास ग्राफ में लाइंस जाएगी, वो नीचे डाउनवर्ड जाएगी, क्योंकि वैल्यू आपके पास डिक्रीज कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये आपके पास डिस्टेंस ऑफ द सेकंड लैम्प लेंस फ्रॉम द लैम्प, तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे, और ये आपके पास जो डी की वैल्यू है ये डिक्रीज होगी। तो लेट सपोज अगर यहाँ पे हम रफली मार्किंग करें ग्राफ पर। ठीक है, आप रफली इक्वली मार्क कर लेना, स्केल रखकर उसमें सेंटीमीटर तो लिखा होता है, तो 1 सेंटीमीटर की एक एक लाइन के साथ आप मार्क लगा लेना, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। खैर, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जर्नल ओवरव्यू दिखाना है, इसलिए उन्होंने आपको ग्राफ की लाइंस भी नहीं दी, एक जर्नल ग्राफ दिया है। तो लेट सपोज ये हमारा 2 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 6, ये 8, ये 10, ये 12। ये 12 हुआ, ये 2 हुआ, ये 6, ठीक है, और ये 8, और ये 12। अच्छा, ये हमारे पास होगी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो पहले हमारा ग्राफ जो होगा वो जाएगा नीचे तक, और वो कहाँ तक जाना चाहिए? 9 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो अब ये लाइन आपके पास जाएगी 9 सेंटीमीटर तक, मतलब 10 से थोड़ा सा पहले तक आप इसको ड्रॉप कर लो लाइन को। तो ये जो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगी 2 से।
और इसको आप ज्वाइन कर लोगे इस 9 के साथ, ये हमारे पास आ गया 9। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? समझ आ गया पहली स्टेटमेंट इसकी जो थी? ठीक है, इसमें जो बात कर रहा है ना वो सेकंड लेंस की कर रहा है। तो ये जो आपके पास सेकंड लेंस है, इसको पहले हमने लैम्प के पास रखा, वहां पे रीडिंग मिली 2 मिलीमीटर। फिर जैसे जैसे आप उससे दूर लेकर जाओगे, तो उन्होंने कहा है कि कैपिटल डी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो हमारे पास जो वाई एक्सिस है ग्राफ का, उस पे कैपिटल डी है, और जो नीचे है आपके पास वो डिस्टेंस है सेकंड लेंस का। तो इसका मतलब है अगर आप एक्स एक्सिस पे इंक्रीज करोगे तो आप वाई एक्सिस पे डिक्रीज करोगे। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ तक का। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ग्राफ को स्टार्ट किया 2 मिलीमीटर से, और उसको हम लेकर आ गए 9 सेंटीमीटर पे, एंड कर दिया हमने उसको। ये तो हो गई एक बार। अब उसके बाद देखो 9 से 10 तक आया गैप। 9 से 10 तक आपको कुछ भी नहीं दिखा। 9 से 10 तक आपके पास बिल्कुल, आपके पास ब्लैंक शेडो आता रहा, कुछ भी आपको नजर नहीं आया। उसके बाद जो है उसने 10 से फिर स्टार्ट किया। एट x = 10 इट अपेयर्स अगेन एंड इंक्रीज इन साइज। अब वो 10 पर जो है वो दोबारा आपको नजर आया, और अब वो साइज में इंक्रीज कर रहा है। तो साइज में इंक्रीज करने का मतलब ये वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। और उसके लिए इंफॉर्मेशन ये दी है इन्होंने अब सेकंड, कि व्हेन द सेकंड लेंस इज टचिंग द क्लैंप लेंस, डी इज अबाउट 6 टाइम्स बिगर देन इट वाज एट 0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब उसको आपने 6 टाइम्स ग्रेटर करना है। 6 टाइम ग्रेटर का मतलब ये कि पहले वो आपके पास 0 सेंटीमीटर की जब हम बात कर रहे थे, तो 0 सेंटीमीटर पे वो किस पॉइंट पर था? 0 सेंटीमीटर का मतलब है ये आपके पास सेकंड लेंस के डिस्टेंस की बात कर रहा है। जब आपके पास सेकंड लेंस 0 सेंटीमीटर पे था, तो उस वक्त आपके पास डी की वैल्यू कितनी थी? अभी हमने ग्राफ में भी ड्रॉ किया है, और हमारे पास सामने लिखा हुआ भी है आपके पास। जल्दी से सर बताओ। 9। नहीं, 9 सेंटीमीटर तो एक्स सर एक्सिस की वैल्यू टू ना। 2 थी। देखो ये जो सेंटीमीटर है ना, ये एक्स एक्सिस की रीडिंग है। ये एक्स एक्सिस की रीडिंग है। ठीक है, और ये, हाँ, जो मिलीमीटर है ना, ये वाली रीडिंग आएगी वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये है कि जब एक्स एक्सिस पर हमने 0 सेंटीमीटर लिया, उस वक्त हमारे पास ये था 2 मिलीमीटर पे। तो 2 मिलीमीटर को 6 टाइम बढ़ाना है, तो 6 टाइम बढ़ाने का मतलब है ये कितने पे चला जाएगा? ये फिर 12। ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 10 से। ये रहा। इंफॉर्मेशन सिंपल है। ठीक है, अब क्योंकि फर्स्ट टाइम करवाना है इसलिए थोड़ा डिटेल में बताया, वरना मुझे तो खैर पता है कि कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना था, मैं तो शॉर्ट भी ड्रॉ करके दिखा सकता था। तो अब आपने इसको 10 से फिर से ऊपर लेकर जाना है, और 10 से आप इसे ऊपर लेकर जाओगे 12 तक लेकर चले जाओ आप इसे। भले थोड़ा सा 12 से ऊपर हो जाए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 10 से वो दोबारा इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपके पास 10 से दोबारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी, फ्री हैंड ड्रॉ की है। तो ये आपके पास, ये आपको मार्किंग स्कीम में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आप उसमें भी एक बार चेक कर लेना। तो ये हो गया आपके पास ये वाला पार्ट कंप्लीट। 2 मार्क का था, खैर इतनी मेहनत हुई है। अच्छा, अब इसमें ये कि स्टूडेंट रिमूव्स द मॉडलिंग क्ले। मॉडलिंग क्ले हटा दी। ही कीप्स द लैम्प एट द टॉप ऑफ द स्टैंड। लैम्प को बिल्कुल टॉप पे ले गए। ही कैन सी एन इमेज ऑफ द लैम्प ऑन द ग्राफ पेपर ऑन द बेंच। ही एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द क्लैम्प लेंस until the image is small and bright as possible. He find that he cannot position the clamp lens so that the image seen on the graph paper in focus. अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, उसको समराइज ऐसे याद रखो कि उसने बस ये कहा कि अब वो लैंप को ले गया बिल्कुल टॉप पे, आयरन स्टैंड के बिल्कुल टॉप पे ले गया वो उसे। और वो चाह रहा है कि उसे स्मॉल और ब्राइट इमेज, मतलब शार्प इमेज मिले। लेकिन बिल्कुल टॉप पे है वो, लैंप को ले गया, लेकिन फिर भी जो है ना उसे शार्प इमेज नहीं मिल रही। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने 4 लाइनों में ये चीज बात बताई है, और मॉडलिंग के लिए हमने रिमूव कर दी। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास द इमेज इज एज स्मॉल एंड ब्राइट एज पॉसिबल व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 26.6 सेंटीमीटर। तो जब आप इस डिस्टेंस पे रखोगे ना सेकंड लेंस को, ये वही एक्स सेंटीमीटर वाला चलता आ रहा है,
तो उस पर आपके पास जो है वो ब्राइट और शार्प इमेज बनेगी। अब इस पॉइंट पर आपने ये बताना है कि आपके पास y की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो ये y इन्होंने कहाँ से पूछा, अब ये आपसे पूछ रहा है डायग्राम में। अब तक तो भूल भी गए हो गया आप y लिखा कहाँ था। y लिखा हुआ था यहाँ पर, ये रहा। ये देखो 56.5 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और उसने अब आपको जो वैल्यू दी है 56.5 के साथ उसने दी है 27.6। आपने y कैलकुलेट करना है, तो y का सिंपल सा काम है, उसने आपको इसकी वैल्यू दे दी इस लेंस की। इसकी वैल्यू वो कह रहा है कि 27.6 सेंटीमीटर हो अगर, तो आपको जो है वो शार्प इमेज मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने y फाइंड आउट करना है, लेंस और पेपर का डिस्टेंस, तो वो सिंपल है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे तो दोनों। सब्ट्रैक्ट कर देना से टोटल से 56 से। फिर z को x से माइनस कर। ठीक है, बस दोनों को माइनस कर लेना है। तो बस बताना ये था कि y जो है वो आया कहाँ से। y उन्होंने वो डायग्राम वाला y पूछा जो स्टार्ट में था अचानक से। तो y इज इक्वल्स टू z माइनस एक्स। z की वैल्यू थी हमारे पास 56.5 माइनस 27.6। y की वैल्यू आ जाएगी 28.9। ठीक है। अच्छा अब देखो, आपको मैंने बताया था कि फॉर्मूला भी आपको गिवन होता है। अब देखो फॉर्मूला भी खुद दे रहे हैं आपको, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, f निकालना है। तो f इक्वल हो जाएगा किसके, x मल्टीप्लाई बाय वाई। x की वैल्यू हमने कितनी दी है 27.6, मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू है 28.9, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, इन्हीं को प्लस करना है। इसका जल्दी से आंसर कोई कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लो। वैसे तो 14.1 आएगा आंसर, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लो अगर कोई कैलकुलेट कर रहा है साथ साथ। सही से वही आंसर आ रहा है मेरा भी। ठीक है, 14.1। ठीक है। अच्छा अब इसमें कि स्टेट वाई द अरेंजमेंट ऑफ द apparatus shown in figure 2.1 कैन नॉट बी यूज इन एक्यूरेटली डिटरमाइन द फोकल लेंथ। ठीक है, अभी क्योंकि देखो उसने हमें वो जो चार्ट लाइन में प्रॉब्लम बताई थी, उसमें मेन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास जो है वो शार्प इमेज आ ही नहीं रही है। ठीक है, सर फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ वो होती है कि जब लाइट पास होती है लेंस से, तो जिस पॉइंट पर वो उसे मर्ज कन्वर्ज करती है ना सारे, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस हम जब यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो जब भी पैरेलल लाइंस पास होती हैं तो वो एक पॉइंट पर आकर मीट करती हैं, तो वो पॉइंट होता है फोकस। आपके पास फोकस, प्रिंसिपल फोकस, या उसका डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि तो वो सर भी, उसका और ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस हाँ, तो अब ये ना लाइट कैसे? फोकस करवाना चाह रहा है ग्राफ पेपर पे, लेकिन वो हो नहीं रही है। ठीक है, इधर क्लियरली लिखा हुआ है कैन नॉट पोजिशन द क्लैम्प। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अपैरेटस में कुछ चेंजेस होगी। तो वो चेंजेस क्या होंगी ये आपने बताना है, अगर कोई जल्दी से बता सके। सर उसे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अच्छा देखो, अब यहाँ पर जो है ना वो सेटअप मैं दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि हाँ ये था। अच्छा, और जो इसमें सर प्रॉब्लम, लाइट ऊपर से आ रही है ना? हाँ अब इसमें प्रॉब्लम पता है उसने क्या बताई है, कि उसने क्लैम्प को बिल्कुल यहाँ सेट कर लिया लैम्प को बिल्कुल टॉप पे, लेकिन फिर भी वो फोकस नहीं हुआ। तो अब क्या और प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास देखो प्रॉब्लम ये है कि जब आप बिल्कुल लैंप को ऊपर ले गए, लाइट फोकस नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि अभी आपको और डिस्टेंस बढ़ाना है। अब लेकिन मसला क्या है कि हमारे पास आयरन स्टैंड की लेंथ ही खत्म हो गई। अब आयरन स्टैंड को हम और एक्सटेंड ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जब हम आयरन स्टैंड को एक्सटेंड ही नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है हमारे अपैरेटस में, कि हमें आयरन स्टैंड बड़ा चाहिए। ये वाली लेंथ के साथ जो है वो हम उसको फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस हमें और बढ़ाना है, अभी तक वो फोकस नहीं हुआ। और डिस्टेंस तब तक बढ़ाओगे जब तक फोकस ना हो। तो फोकस तो आप तब कर पाओगे जब आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज होगा, और डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए आयरन स्टैंड की लेंथ ज्यादा चाहिए, और वो आपको मिल नहीं रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो प्रॉब्लम, पहले आप लिखोगे कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इमेज शार्प नहीं मिल रही। तो जो लैंप और पेपर है
उसका डिस्टेंस अभी और इंक्रीज करना है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द लैम्प एंड द पेपर नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। अच्छा देखो, इसमें सारी चीजें और सारी क्वेश्चंस के हिंट आपको क्वेश्चन में मिल रहे हैं। उन्होंने शुरू की 4 लाइन में लिख दिया। तो आपको जो है वो उसी में से हिंट मिलेगा। आपको इसमें कुछ भी जो है वो थियोरेटिकल ऐसा रॉकेट साइंस इसमें नहीं सोचना। आपको सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन में मिलेगी, बस एक बार सही से पढ़ लेना। और सजेस्ट हाउ द अरेंजमेंट ऑफ द apparatus कैन बी चेंज इन ऑर्डर टू accurately determine the focal length of the clamp length। तो अब इसमें आपने ये बताना है कि वो जो हमारी apparatus में चेंजेस है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें चेंजेस किस तरह से होगी। अभी हमने जो डिस्कस किया था कि हमें लेंथ ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, तो हमारे पास जो लेंथ है उसे हमने इंक्रीज करना है। क्योंकि अभी हमने ऊपर लिखा प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपने बताना है। द लेंथ ऑफ द रॉड मस्ट बी ग्रेटर तो इसका मतलब ये कि हमें रॉड की लेंथ को इंक्रीज करना होगा, जो अभी हम ओरिजिनल लेंथ यूज कर रहे हैं उससे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपके पास 10 मार्क का था। ठीक है, तो काम इतना मुश्किल नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम स्क्रीन पर सॉल्व कर रहे हैं तो बार बार स्क्रॉलिंग में। और आपके पास अभी पेपर जब फिजिकली होता है तो उसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है, आपके सामने सारी चीजें होती है। तो फिर नेक्स्ट टाइम में ये होगा कि जो भी पेपर होगा तो आप पहले से डाउनलोड करके एक बार अपने पास भी चेक कर लेना कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ तक हो गया हमारे पास दो। एक हमने सॉल्व किया और उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और जर्नल कंबाइन था, फिजिक्स। और दूसरा भी जो हमने सॉल्व किया वो ऑप्टिक्स से रिलेटेड था। लेकिन ऑप्टिक्स की भी उन्होंने कोई ऐसी नॉलेज नहीं पूछी, ठीक है, जर्नल पूछा है बिल्कुल, जो कि आप बिना थियोरेटिकल पढ़े भी बता सकते थे, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था। अच्छा खैर, अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड वाले पे। ये भी इन्होंने जर्नल मेजरमेंट से रिलेटेड दिया है। अब इसमें स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द ऑसिलेशन ऑफ मास अटैच टू अ मीटर रूल। शी अटैचेस टू 100 ग्राम masses to the end of the meter rule. The diameter and the width of one of the mass are shown in figure 3.1। अच्छा, ये आपके पास मास है दो 100 के। इनकी शेप कुछ इस तरह की है। ठीक है, और इनका डायमीटर और इनकी विड्थ आपको उन्होंने ड्रॉ करके दे दी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला उन्होंने पूछा मेजर द लेंथ डी एंड डब्ल्यू। कैसे फाइंड करोगे। बिल्कुल जर्नल क्वेश्चन है। सर हमारे पास कोई वैल्यू तो है नहीं, क्या मेजर कर ले रूलर से। हाँ, तो यही तो करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर सिंपल लेंथ मेजर करनी है। और यहाँ पर देखो, आपके पास जब कुछ ऑप्शन नहीं है ना, तो इतनी क्लियर डायग्राम का मकसद यहाँ पर ये है कि आपने इसकी लेंथ को रूलर से मेजर करना है। ठीक है, तो इसको भी आप रूलर से मेजर करोगे। अभी तो मैंने स्क्रीन को जूम किया हुआ है तो रीडिंग डिफरेंट आएगी, जूम आउट कर दूंगा तो रीडिंग डिफरेंट आएगी। तो खैर, यूज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि कैसे करना है। अच्छा, इसको सिर्फ रूलर से मेजर करना है। तो अभी खैर मेरे पास स्क्रीन मैंने जूम की हुई है तो मेरे पास रीडिंग डिफरेंट आएगी। तो वो खैर आप इसको मेजर कर लेना। सर और यूनिट क्या। यूनिट क्या होगा, ठीक है, अब यूनिट आपके पास क्या लिखोगे। स्केल से आप क्या उसमें मेजर करोगे। सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर तो हम कर नहीं सकते स्केल में, मीटर तो होगा नहीं, इंचेस में हम लेते नहीं है वैल्यू। सेंटीमीटर में फिर भी लेते हैं, हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट लिखना सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, मैं एक रफली वैल्यू लिख देता हूँ।
मैं अपने पास रूलर से मेजर करके, ठीक है, ताकि क्योंकि आगे भी ये वैल्यूज काम आएंगी, तो फिर यहाँ पर मैंने इसको 100 पे रखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये 3.6 आ रहा है, ये आ रहा है 3.6। और इसकी जो विड्थ की बात करें तो विड्थ आ रही है 0 बल्कि 1 आ रही है ये। ठीक है, ये मैंने अपने रूलर से बस मेजर स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही कर लिया। आप जो है वो अपने पास जब भी होगा उसमें फिर पेपर पे, तो आपको पता है कि सिंपल आप मेजरमेंट स्केल से कर लोगे। तो मेन कॉन्सेप्ट ये था करना कैसे। अच्छा खैर, अब इन दोनों वेट को जो है वो कंबाइन किया इन्होंने, और कंबाइन करके इस तरह स्केल के कॉर्नर पे रखा। ठीक है, और एडहेसिव पुट्टी आपने जिस तरह मॉडलिंग क्ले वगैरह होती है वो यूज कर लिया, और उससे स्टिक करके इनको स्केल पर फिक्स कर दिया। अच्छा, अब ये बताना, डिस्क्राइब अ मेथड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑन द मीटर रूल। अच्छा, आपने इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अब आपके पास ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में ही होगा। ठीक है, तो ये जो इसकी सेंटर मार्किंग होगी, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा। ठीक है, अब उसमें आपने सिर्फ मेथड बताना है, फाइंड आउट नहीं करना। तो मेथड आपके पास ये होगा, लेट सपोज अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं स्केल पे, तो यहाँ से हम उसको काउंट कर लेंगे 0, या अगर 100 की तरफ है हम इसको 100 काउंट कर लेंगे। लेट सपोज यहाँ पे आपके पास ये 1 पूरा 1 मीटर का स्केल होता है, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर्स पूरे होने के बाद देखो 96 आपको यहाँ स्केल पे दिख रहा है, तो ये अराउंड कुछ 98 के आसपास ही होगा इसका सेंटर। ठीक है, तो बेसिकली मेथड ये बताना है कि जो हमारे पास स्केल की फाइनल रीडिंग होगी उसको हम माइनस कर लेंगे किससे, इसका जो डायमीटर था। देखो अभी आपने डायमीटर फाइंड किया, डायमीटर को हाफ कर लो। ठीक है, तो डायमीटर को हाफ करने के बाद आपका जो इसका सेंटर होगा, तो वहां पर आपको मिलेगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो मेथड बताने फिर के, 1.8 हो जाएगा हाफ। हाँ, तो इसका हाफ कितना आ रहा है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, 1.8। तो स्केल पे भी रख के अगर आपने मेजर करना हो तो सिंपल आप ये कर सकते हो कि जो भी स्केल की लेंथ है उसमें से आप उसको हाफ माइनस कर लो, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो आपके पास सिंपल ये है कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे। अच्छा, ये जो वैल्यू मैंने लिख दिया, इसको खैर वैल्यू नहीं लिखना था, इसको लिखना था हमने हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है पहले से, हमें पता है, तो कोई अननोन नहीं है। और अब इसमें ये कि सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट डज नॉट अटैच द मासेस टू द लोअर साइड ऑफ द मीटर रूल। अच्छा, अब ये है मीटर रूल, एक होता है नॉर्मल रूलर जो हम अपने जर्नल्स में और उसमें यूज करते हैं, उसमें कुछ कितने सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर्स का होता है वो, ये 100 सेंटीमीटर्स का है। और ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट है वो जिस तरह से करते हैं ना, टेबल के कॉर्नर पे स्केल रखा और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख के उसको कैटापुल्ट बनाकर यूज करते हैं। मतलब आप इसकी पूरी लेंथ, बैलेंस करने के लिए। हाँ, आपने इसको, ये यहाँ पर टेबल है, ठीक है, और आपने इस स्केल को पूरा इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है, और उसके बिल्कुल लास्ट में जाके आपने दो मास अटैच कर दिए। अब वो ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल कैसे नहीं है कि आप उसके लोअर एंड पे दो मास अटैच करो। अब इसमें हमें भी पता है कि मास हैवी है और बिल्कुल लास्ट में रखेंगे, तो जाहिर सी बात है स्केल उसको जो है वो लिफ्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने टॉर्क भी पढ़ा है, बस स्केल डिपेंड दिख क्या करेगा। जाएगा ना, क्योंकि अगर हम और मास ऐड करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात ये कि अभी जो वर्कशॉप थी हमारी इसकी एक्सटेंसिव सिलेबस की, तो बाकायदा ये स्कूल जहाँ लेकर गए थे तो उनके पास अपैरेटस जो था, तो वहाँ पे वो परफॉर्मेंस करवा रहे थे, तो उसमें यही प्रैक्टिकल था क्योंकि स्पेसिमेन पेपर है ना, तो उन्होंने भी स्केल वगैरह और ये सब चीजें दी। अच्छा, उनके पास जो मीटर रूल थे, एक होता है थोड़ा सा रिजिड होता है थोड़ा, एक था बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब वो पेपर टाइप मटेरियल से बना हुआ होता है, वो ब्राउन बोर्ड आपने देखी होगी, चिप बोर्ड में यूज करते हैं। तो उस पे भी हमने ये लगाया, तो उसमें ये हुआ कि एक दो के तो स्केल बीच में से ब्रेक हो गए थे, क्योंकि वो था इतना लाइट, उन्होंने वहां से अटैच किया, वो टूट गए।
तो वहां पे खैर प्रैक्टिकल हमने देखा था कि क्या रीजन हो सकता है। खैर वैसे भी आपको ये चीज आइडिया है कि इतना लेंथी स्केल है, उसके लास्ट में रखेंगे तो वो या तो टूट ही जाएगा या मास आपके पास जो है वो उससे डिटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कोई भी रीजन लिखना है। और आप ये भी लिख सकते हो कि वो जो आपने एडहेसिव यहाँ पर यूज किया, एडहेसिव पुट्टी, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि वो इसको होल्ड कर सके। स्केल अगर नहीं भी टूट रहा है, स्केल चलो रिजिड है, तो आपके पास वो आपके एडहेसिव जो आप यूज कर रहे हो उसको अटैच करने के लिए वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक है, तो हम सिंपल मासेस का लिख लेते हैं कि मासेस आपके पास यहाँ से गिर सकते हैं। और दूसरा जो है वो आप जो एडहेसिव आप यूज कर रहे हो इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द मासेस ऑन द स्केल। ठीक है, ये आपके पास हो गया इसका रीजन। अच्छा देखो, ये सेटअप इस तरह से बनेगा, इस तरह से आपने सेटअप को परफॉर्म करना है। और इसमें जो है वो एक तरफ क्लैंप के साथ इस स्केल को फिक्स किया है और दूसरी तरफ मासेस हैं। और जितना स्केल का पार्ट ये टेबल के साथ फिक्स है, यहाँ पर आपके पास स्केल पर मार्किंग है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर तक का पार्ट स्केल का टेबल के साथ रखा हुआ है। बाकी जो 90 सेंटीमीटर है वो बिल्कुल फ्रीली एयर में ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अच्छा सेटअप हमारे सामने के क्लैंप के साथ उसको फिक्स किया है। 10 सेंटीमीटर स्केल जो है वो हमारा टेबल पर सपोर्टेड है, बाकी 90 सेंटीमीटर बिल्कुल फ्री में ऑसिलेट करेगा। और आपने फाइंड करना है डिटरमाइन द डिस्टेंस एल अलोंग द रूल फ्रॉम द एज ऑफ द बेंच टू द पॉइंट ऑन द रूल डायरेक्टली बिलो द सेंटर ऑफ द मास। अच्छा अब देखो ये कितना, वो आपसे पूछ रहे हैं कि बिल्कुल इसका जो सेंटर ऑफ द मास होगा जो हमने पहले निकाला था वहां से लेकर, और ये जो टेबल के बाद का डिस्टेंस है ये आपने फाइंड करना है, ये कितना होगा। ठीक है, और आपने अपनी वर्किंग भी शो करनी है। अच्छा अब इसके लिए आपको ये बताना होगा सबसे पहले कि इसका सेंटर ऑफ मास था किस पॉइंट पर। अच्छा इसमें भी थोड़ी सी आपके पास रफली एस्टिमेटेड वैल्यूज आएंगी, एग्जैक्ट का नहीं पूछेंगे वो आपसे। अच्छा आपके पास क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 1.8 आ रही थी हाफ करने के बाद, इसका जो हाफ आपके पास बन रहा था वो 1.8 सेंटीमीटर पे बन रहा था। तो 1.8 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि अगर आप इसको फाइंड आउट करते हो माय फाइनल, तो वो कितना बनेगा। अच्छा ये देखो आपके पास ये 1.8 पर आ रहा है, ठीक है, ये आ गया 1.8। तो हमारा सेंटर ऑफ मास है 1.8 पे। ये सारी रीडिंग्स वहां लिखते हैं हम दोबारा से। तो हमारा सेंटर ऑफ मास शॉर्ट लिख रहा हूँ 1.8 सेंटीमीटर पे। और स्केल का देखो 10 सेंटीमीटर पहले ही जा चुका है, वो टेबल के साथ है, उसको भी माइनस करना है। ठीक है, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और टोटल आपके पास रूलर की लेंथ कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर, मीटर रूल की। तो टोटल हमारे पास है 100 सेंटीमीटर। तो आपने सिंपल सा ये करना है कि जो डिस्टेंस एल होगा, जो कि आपने यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लेंथ आप फाइंड आउट करोगे, टोटल लेंथ यानी 100 माइनस 1.8 माइनस 10। क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो टेबल के साथ अटैच, तो ये तो हमें काउंट नहीं करना, इसको हम हटाएंगे यहाँ से। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, तो इसके सेंटर ऑफ मास तक का उन्होंने डिस्टेंस पूछा है, ये वाला पार्ट नहीं पूछा। तो ये वाला पार्ट 1.8 है, 1.8 राइट, 1.8 लेफ्ट। तो इसको माइनस करने के बाद जो फाइनल लेंथ आएगी वो कितनी आ रही है, 88.2। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ आ गया। इसमें कोई जी कंफ्यूजन सर। है? इजी, बस थोड़ा सा ये है कि क्वेश्चन पुराना डिटेल चलता आता है ना, तो रीडिंग सारी कनेक्टेड होती है।
तो बार बार पलट के देखना पड़ता है कि कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ एंड हो रहा है। अच्छा खैर, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अच्छा उसके बाद अब होगा ये कि इस apparatus देख कर को तो यही होगा कि इसको हम थोड़ा सा पुश करें और ये ऑसिलेट करना शुरू कर दे। ठीक है। तो खैर उन्होंने भी अब लास्ट में यही किया है कि इसको ऑसिलेट करवाना शुरू किया है और 20 ऑसिलेशंस कराई हैं। ठीक है। ऑसिलेशंस आपको याद होगा, हम जब वेव पढ़ते हैं तो वेव आपके पास अगर क्रस मीन से स्टार्ट कर रही है, तो वो क्रस्ट और ट्रफ कंप्लीट करके जब मीन पर आएगा तो आपके पास एक ऑसिलेशन काउंट होती है। जिस तरह हम वन वेव काउंट करते हैं वही कॉन्सेप्ट ऑसिलेशन का है। तो यहाँ पे 20 ऑसिलेशन है, मतलब अगर आपने उसको नीचे से स्टार्ट किया है तो वो जब ऊपर वाइब्रेट करके, मतलब अगर आपने इसको इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो ये ऊपर भी जाएगा। ठीक है। तो ये एक बार ऊपर जाकर जब वापस आएगा तो ये हो जाएगी एक ऑसिलेशन। ठीक है। तो यहाँ पर 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रही है। और उसने जो है वो रिपीट, आपके पास ये प्रोसीजर रिपीट किया और उसको मिली दो वैल्यूज। और वो दो वैल्यूज आपके पास यहाँ पर मेंशन है, एक आई है 10.56 और एक आई है 10.51। ये टाइम है 20 ऑसिलेशन का। अब आपने बताना है कि एक ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा। ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो ये है कि दो रीडिंग्स है, दो रीडिंग में से हमें एक रीडिंग चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो जब भी आपके पास मल्टीपल रीडिंग होती है तो सबसे पहले आप एवरेज निकालते हो। तो सबसे पहले तो इनका एवरेज निकाल लो ताकि रीडिंग एक हो जाए, क्योंकि दो रीडिंग है, अब कौन सी यूज करें हमें क्या पता। तो उसका सिंपल सा ये होता है कि आप उसको एवरेज करो। तो इसको जरा एवरेज करके देखो कितना आंसर आता है। मैं एक मिनट चेक करता हूँ अपने पास भी कितना आ रहा है। 10.56 प्लस 10.51 इक्वल्स टू डिवाइड बाई टू 15.8। एक मिनट 10.56 प्लस 10.51 डिवाइड बाई टू 10.53। ठीक है, ये आ रहा है एवरेज टाइम। अब इसको आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा ये जो टाइम पीरियड आया है, ये टाइम पीरियड कितनी ऑसिलेशंस के लिए आया है, ये टाइम आया 20 ऑसिलेशंस के लिए। हमें चाहिए एक एक ऑसिलेशन। का बताना है तो डिवाइड बाय 20 कर दें। डिवाइड बाय 20 कर दो आप इसको। तो इसी आंसर को डिवाइड बाय 20 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 20 करने के बाद जो फाइनल आंसर होगा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा बेसिकली वो आपके पास एक ऑसिलेशन का 5.3 डिवाइडेड बाय टू। ये हो गया 5.26। और राउंड ऑफ करते हैं तो 5.3 भी कर सकते हो आप इसको। अच्छा सॉरी 20 से करना था, एक मिनट। तो एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 0.53 हो जाएगा। सही है। 20 करना था, मैंने 2 लिख दिया। यस। तो 0.53 का एक आपके पास ऑसिलेशन होगी। और इसका आई थिंक ये फाइनल पार्ट होगा क्योंकि इसमें ग्राफ वगैरह फिर ड्रॉ करने को दे दिया। द स्टूडेंट रिपीट्स एट एक्सपेरिमेंट फॉर फोर मोर वैल्यूज ऑफ एल बाय मूविंग द मास। और टेबल दे दिया, अब टेबल में रीडिंग कंप्लीट करनी है। अच्छा देखो यहाँ पर सबसे पहले वो इस तरह के भी क्वेश्चन देता है कि यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज मिसिंग क्या है, जो यूनिट्स है उनके ऐसा यूनिट गायब है, जो क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स गायब है। तो लेंथ का यूनिट हमें पता है, हम सेंटीमीटर ले रहे हैं और टाइम के लिए सेकेंड्स ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा अब जो पहली वैल्यू होगी वो पहली वैल्यू कौन सी होगी। अब पहली वैल्यू हमने जो ली थी, अभी हमारे पास रीडिंग आई है ना, देखो 0.53 और इस पे लेंथ कितनी थी 88.2। तो एक लेंथ उन्होंने हमसे खुद निकलवाई है और टाइम पीरियड भी। तो 88.2 को आप लिखो लेंथ के कॉलम में, टाइम को लिखो टाइम के कॉलम में। तो आपके पास पहला खुद ही कंप्लीट हो जाएगा, 88.2 और 0.53। तो ये टेबल हो गया कंप्लीट। ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है वो आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है और फिर उसके बाद ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब ये आ गया ग्राफ।
अब ग्राफ को आपने ड्रॉ करना है, और ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए फिर से आपको मार्किंग करनी पड़ेगी। और मार्किंग खैर बहुत सिंपल है इस बार भी। ड्रॉ कर लोगे ग्राफ? चलो देखते हैं। आपके पास टाइम को लेकर जाने इस बार वाई एक्सिस पे। टाइम को लेकर हम वाई एक्सिस पर। इसका मतलब है वाई एक्सिस पर सारी रीडिंग 0.2 से 0.5 के बीच में लाई कर रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास रीडिंग जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही होगी। तो हमारे पास अच्छा खासा स्पेस होगा। और ग्राफ भी इस बार फुल दे दिया उन्होंने, पूरा ही स्पेस है हमारे पास। खैर, अब हम 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो शायद 10 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं, तो हम इसको सिंपल सा ड्रॉ करेंगे। 0.1 यहाँ पर, 0.2 यहाँ पर, 0.3 यहाँ पर, क्योंकि जो डेसिमल में वैल्यूज है ना वो मार्क करना इजी हो जाएंगी। 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और लास्ट 1। ऐसे खैर यहाँ तक जाना नहीं पड़ेगा हमें। और एक्स एक्सिस पे अगर हम बात करें तो ये आ रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, उसमें राउंड फिगर वैल्यूज हैं, सिर्फ हमारी वाली थोड़ी डेसिमल में है। तो वो है 40 से 80 के बीच में। तो 90 तक हमें ड्रॉ करना होगा। तो हम पॉसिबिलिटी 10 20 30 40 50 60 70 80 नहीं, तो ये आपको करना पड़ेगा 20। खैर ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा करते हैं इसे। 20 40 60 80। 20 कर लेते हैं। 20 40 60 80 और 100 120। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिन से स्टार्ट करो। तो अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहे तो फिर हम एक चेंजेस इसमें ये कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट ही अपना ग्राफ 10 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर हम पहुंच जाएंगे सही। तो हमारे पास यहाँ से जो एक्स एक्सिस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उसको 10 से स्टार्ट करते हैं। 10, ये हो जाएगा 20 30 40 50 60 70 80 और 90। ठीक है, अब हमारी रीडिंग्स आ जाएंगी। अब आपने सिंपल उन रीडिंग्स को प्लॉट करना है। अब उस रीडिंग की प्लॉटिंग देख लेते हैं किस तरह से होगी। मैं 1 मिनट उसको कंसिडर कर लूँ। ये मैंने पिक्चर आ गई है। अब इसकी वैल्यूज आपके पास है। सबसे पहली 88 पॉइंट। चलो पहले नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। 40 पे हमारे पास रीडिंग है कितनी? 0.22। तो 40 पर 0.2, 0.21, 0.22 यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि 40 आ गया और इसका एक डिवीजन जो है वो 0.01 का होगा। तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास होगी 0.22। और फिर हम जाएंगे 0.27 पर 50 पे। तो 0.27 भी इसी तरह से सेवेंथ डिवीजन काउंट करना है। 2 3 4 5 6 7। और 7 आ रहा है आपके पास 50 पर, इस पॉइंट पर। फिर 70 पर आ रहा है 0.42। 70 पर आ रहा है 0.42 इधर। और उसके बाद आ रहा है 80 पर 0.46। 80 पे आ रहा है 0.46।
2 3 4 5 6। ये सब चले क्यों गए? और लास्ट है 88.2 पे। तो ये 88 ऑलमोस्ट 88 पर ही होगा। तो 88 का मतलब है सेकेंड लास्ट डिवीजन और 0.53। 1 2 3 ये आ गया। अब इसमें से आपको पता है ये वाला पॉइंट थोड़ा सा बाहर लग रहा होगा आपको, और बाकी सारे बेस्ट फिट में जो भी आ रहा है उनको ज्वाइन कर लो। बेस्ट फिट में हाँ ऊपर वाले तीन भी हो सकते हैं, ऊपर वाले तीन बेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको ज्वाइन करके बस आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, वरना आपके पास जो नीचे वाले तीन पॉइंट्स हैं उनको भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस सिंपल आपने बेस्ट पॉइंट को उनको ज्वाइन करना है। ठीक है, और ज्वाइन ओके। कर हाँ ज्वाइन करने के बाद अब जो लेंथ है 60 सेंटीमीटर, उसमें से आपने टाइम की वैल्यू बतानी है। तो 60 ये रहा, 60 टच कर रहा है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर आपने टाइम की वैल्यू नोट करनी है कितनी है। ये आ रहा है यहाँ पर। तो ये आ रहा है 0.35 के क्लोज है, तो 0.35। ठीक है, ये हो गया 0.35। ये सिंपल सा पार्ट था 0.35। और फाइनली ये एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर द स्टूडेंट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एल टू लेस देन 40 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो हम उसको 40 सेंटीमीटर तक क्यों नहीं रिड्यूस कर सकते। ये जो हमारे पास लेंथ थी 60, इसको हम 40 तक क्यों नहीं रिड्यूस कर सकते। अब इसमें आपके पास ये है कि जो हमारा टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड आ रहा है 0.35। अब ये 0.35 टाइम पीरियड पहले बहुत छोटा है। ठीक है, मतलब इतना शॉर्ट टाइम है कि मतलब अगर हम इसको सिंगल काउंट भी करना चाहें तो मुश्किल है। मतलब आप समझ लो 1/3 पार्ट है ये आपके पास किसी भी एक 1 सेकंड का या किसी भी एक यूनिट का। तो अब इसमें आप अगर इसको और शॉर्ट कर दो, मतलब आप इसको अगर 40 सेंटीमीटर पे ले आते हो, तो इसका मतलब है आप इसको 60 से और कम कर दिया आपने, तो आपका टाइम पीरियड और शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उस पे जो है वो टाइम पीरियड शॉर्ट होने की रीजन की वजह से हम लेंथ को रिड्यूस नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी टू शॉर्ट एट 40 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास उन्होंने पहले टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट इसलिए करवाया कि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टाइम पीरियड इतना शॉर्ट है। तो अगर आप लेंथ 60 सेंटीमीटर पे ले रहे थे, अब आप इसको और कम करके 40 पर लेकर आ रहे हो, तो आपका टाइम पीरियड और शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब इसका जो फोर्थ पार्ट है। अच्छा, अब इसमें आपको जो है ना वो पूरी स्टेटमेंट बता देगा शुरू ठीक में, है सर। और पूरी स्टेटमेंट बताने के बाद फिर लास्ट में आपके पास ब्लैंक स्पेस होगा। पूरी प्लानिंग आपने खुद बतानी है एक्सपेरिमेंट की कैसे करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके पास 6-7 मार्क का होता है, इतना ज्यादा नहीं होता ये। तो इसमें एक एक पॉइंट लिखे होते हैं इंपॉर्टेंट, इनको फॉलो करके बस आंसर करना है। पहले एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं वो दे क्या रहा है। आपके पास एक स्मॉल मेटल कंटेनर है और बड़े कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, वो डायग्राम में भी खैर दिख रहा है। और देयर इज एन एयर गैप बिटवीन टू कंटेनर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लेते हैं, एयर गैप है एक तो, और एक बड़े कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ द साइज ऑफ द एयर गैप ऑन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर। अब इसका मेन पर्पज ये है कि जो हमारे पास गैप है, उस गैप को वो लिंक कर रहा है कूलिंग ऑफ हॉट वाटर के साथ। मतलब गैप इंक्रीज डिक्रीज करने पे वाटर कूलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये वो चेक करना चाह रहा है। तो plan an experiment to investigate the effect of the size of the air gap between the small metal container and large metal container on rate of cooling of hot water. apparatus उन्होंने आपको कुछ बता दिए खुद।
अच्छा, अब ये आपके पास जो है वो थर्मल्स के सेक्शन से रिलेटेड है, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसमें स्मॉल मेटल कंटेनर वो तो दिख रहा है, एक लार्ज कंटेनर भी होगा। अच्छा, और इसमें आपके पास डिफरेंट कंटेनर्स हैं, डिफरेंट डायमीटर्स के मल्टीपल है, क्योंकि आपने उसको चेंज भी तो करना है। फिर थर्मामीटर है, स्टॉप वॉच है, मेजरिंग सिलेंडर है, सप्लाई ऑफ हॉट वाटर। और you are not required to do this investigation. You can also use other apparatus and material that are usually available in school laboratory. अच्छा, ये वाला पैटर्न भी सेम होता है, वो हर बार ऐसे लिख कर देगा, कुछ और यूज करना है लैब में जो अवेलेबल होता है यूज कर सकते हो। और इन योर प्लान, अच्छा देखो, इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है, रीडिंग्स वगैरह कुछ नहीं शो करनी है हमने, सिर्फ प्रोसीजर बता रहे हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, करनी कैसे। स्टेट द की वेरिएबल्स टू कंट्रोल, इसका मतलब ये कि कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट होगी, कौन सी क्वांटिटीज वेरिएबल होगी, ये बताना है। और ड्रॉ टेबल और टेबल्स विद कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ टू डिस्प्ले योर रीडिंग, सिर्फ टेबल की हेडिंग बतानी है, वैल्यूज नहीं एंटर करनी। जिस तरह वो अब पिछले 3 सवाल उन्होंने दिए थे ना, वो आपको कह रहे हैं अब आप वैसा पूरा सेटअप बनाओ, अब वो आपको रीडिंग सॉल्व करके देंगे। तो एक्सप्लेन हाउ टू यूज योर रीडिंग टू रीच अ कंक्लूजन। और अ डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आपको जरूरत है आप अपने लिए ड्रॉ कर सकते हो, डायग्राम कंपलसरी नहीं होती है। अच्छा, इसमें आपके पास देखो नॉर्मली ये होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी परफॉर्म किया जाता है एक्सपेरिमेंट, आपके पास यहाँ पर अलग अलग डायमीटर के कंटेनर है बड़े वाले, हम उनको वन बाय वन रखेंगे, वन बाय वन उनका टेम्परेचर नोट करेंगे अलग अलग टाइमिंग पे, ठीक है। और एक कंटेनर की मल्टीपल रीडिंग होती है, एटलीस्ट 5 रीडिंग्स लेते हैं, क्योंकि एवरेज निकालना होता है, कभी भी एक रीडिंग नहीं निकलती, मल्टीपल रीडिंग लेंगे, तो एटलीस्ट 5 रीडिंग्स लेंगे हम ईच कंटेनर की। और कम से कम हम 3 डिफरेंट कंटेनर यूज करेंगे ताकि हमें वेरिएशन का आइडिया हो, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग सेटअप है, ठीक है। तो जो सबसे पहले उन्होंने हमें मेथड बताया है, तो हमने उस मेथड को एक्सप्लेन करना है। तो मेथड हमारा ये होगा कि सबसे पहले हम फिल कंटेनर विथ हॉट वाटर एंड measure the initial temperature ऑफ लिक्विड, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लिया, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या था, एक बार ऑब्जेक्टिव दोबारा देख लो। ऑब्जेक्टिव आपका ये था कि डिफरेंट कंटेनर से हमने ये चेक करना है कि आपके पास वाटर कितना जल्दी कूल हो रहा है, मतलब रेट ऑफ आपके पास कूलिंग चेक करनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर हॉट वाटर यहाँ पर ऐड किया, और हॉट वाटर ऐड करने के बाद जो है उसका टेम्परेचर मेजर कर लिया इनिशियल। अब जब आप इनिशियल टेम्परेचर इसका मेजर कर लोगे, तो मेजर करने के बाद इसको मेजर कर लिया, और मेजर करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको आप रीडिंग को रिपीट करोगे, ठीक है। रिपीट द प्रोसेस फॉर एट लीस्ट 3 डिफरेंट कंटेनर्स, ठीक है। एटलीस्ट 3 डिफरेंट कंटेनर्स होने चाहिए, क्योंकि एक से तो पता नहीं चलेगा, कंपैरिजन के लिए 3 तो हो कम से कम, वरना 5 भी यूज कर सकते हो आप, तो आप 3 to 5 भी लिख सकते हो। एंड रिकॉर्ड द रीडिंग आफ्टर। अच्छा, जो स्टॉप वॉच दी है उसमें ये कि आप इक्वल टाइम में उसका टेम्परेचर नोट करो, मतलब आपने 1 मिनट गुजरा आपने टेम्परेचर नोट कर लिया, स्टॉप वॉच स्टार्ट की, 1 मिनट गुजरा फिर टेम्परेचर नोट कर लिया, तो इस तरह से आपने रीडिंग्स के सेट बना लिए, ताकि आपको पता चले कि कौन जल्दी टेम्परेचर डाउन कर रहा है, ठीक है। कम एरिया वाला टेम्परे वो कंटेनर या ज्यादा एरिया वाला, ठीक है।
अच्छा, यहाँ तक आपने नोट कर लिया और कंटेनर्स हमने लिख दिए कि हमें इतने चाहिए होंगे एटलीस्ट। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद उन्होंने पूछा था कंट्रोल मेजर्स कौन से होंगे। ठीक है, तो अब हमने बताने उसके कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल वेरिएबल्स। तो अब जो हमारे यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल्स होंगे, वो कंट्रोल वेरिएबल्स कौन से होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है वो एक तो ये कि जब आप एक कंटेनर के लिए परफॉर्म करोगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये आपके पास कंटेनर आ गया लेट सपोज। अब आपने लेट सपोज लिक्विड उसमें इतना फिल किया, तो एक चीज आपको मेक श्योर करनी होगी कि आप जब भी कंटेनर चेंज करो तो वाटर का लेवल सेम होना चाहिए। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि आपका जो रूम क्यों टेम्प, सर? देखो अगर आपने पहली बात ये कि अब हमने ये चेक करना है कि जब हम एयर गैप कम ज्यादा कर रहे हैं, मतलब एक कंटेनर तो हमने ये यूज किया, लेट सपोज अगर हम एक और कंटेनर यूज करते, वो कंटेनर हमने इस तरह से यूज किया है, लेट सपोज ये आपके पास आउटर कंटेनर है और ये आपके पास इनर कंटेनर है। दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? दोनों डायग्राम का डिफरेंस बताओ। देखो यहाँ पर आपने एयर गैप कम कर दिया ना, एयर गैप कम हो गया। ठीक है, यही तो उसका एक्सपेरिमेंट था कि आपने जो है वो एयर गैप को इंक्रीज डिक्रीज करके ये चेक करना है कि कब जल्दी वाटर कूल डाउन होता है। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग आपने फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने लिक्विड पहले इस लेवल पर फिल किया था और अब आप डिफरेंट लेवल पर फिल करोगे, ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा कि क्वांटिटी आपके पास जो है वाटर की वो चेंज हो जाएगी। तो अगर आप कम वाटर डालोगे तो टेम्परेचर जल्दी डाउन हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी कम है, लिक्विड जो है वो इतना जल्दी देर तक अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाएगा। तो वाटर की क्वांटिटी जो है वो सेम यूज करनी है हर एक्सपेरिमेंट में जब आप कंटेनर चेंज कर रहे हो। जैसे ये हमारा पहला कंटेनर था, ये हमारा दूसरा कंटेनर है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप जो है वो वाटर का लेवल जो है वो चेंज कर दो। ठीक है, तो आपके पास जो कंट्रोल्स होंगे, कंट्रोल्स में एक कंट्रोल आपके पास आ गया कि आपका वाटर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। रीजन समझ आ गया क्यों सेम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो पहले आपने एसी ऑन करा हुआ था प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए, बाद में जो वो एसी आपने ऑफ कर दिया, तो उसकी वजह से भी जो है वो वाटर फिर थोड़ा टाइम लेगा कूल डाउन होने में। तो रूम टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। और उसके बाद ये कि जब आप वाटर स्टार्ट करोगे मेजर करना टेम्परेचर, अभी हमने ऊपर रखा कि इनिशियल रीडिंग नोट करनी है, तो इनिशियल रीडिंग सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो एक में आपने आधा बॉयल वाटर यूज करा, एक में फुल बॉयल वाटर यूज कर लिया, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा वाटर बॉयल किया वो तो टाइम लेगा कूल डाउन होने में। तो देखो जर्नल जर्नल चीजें सेम स्टार्टिंग। और नॉर्मली आप पुराने पेपर्स देखोगे ना, आपको पॉइंट्स भी रिपीट होते हुए नजर आएंगे। ये जिस तरह से अभी हम टेम्परेचर वाला कर रहे हैं, आप दूसरा पेपर भी देखोगे ना दूसरे बोर्ड के स्पेसिमेन में, उसमें भी आपको सेम ही मिलेगा ये कॉन्सेप्ट। बस पूछने का कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, एक्सपेरिमेंट की सेटिंग डिफरेंट थी, कॉन्सेप्ट्स यही रिपीट हो रहे थे वहां भी। अच्छा देखो ये बताओ टेबल किसका बनेगा जल्दी से। टेबल किसके लिए बनाओगे, ग्राफ किसके बीच में बनेगा। क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही आपको बताया हुआ है। तो ग्राफ किन दो क्वांटिटीज के बीच में बनाओगे आप। साइज ऑफ एयर गैप। तो आपके पास जो उनका गैप है वो, और दूसरा जो है उसका रेट ऑफ कूलिंग। तो अब आपके पास जो ग्राफ बनेगा और टेबल बनेगा वो इन दो क्वांटिटीज के बीच में बनेगा। तो ये आ गया आपके पास टेबल। अब हम एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे टेबल का, बस दो चीजें और है उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और टेबल में हम ये लिखेंगे,
अच्छा, इसमें एयर गैप होगा एक तो, कि हमने एयर गैप कितना रखा, और दूसरा उसमें टेम्परेचर का कितना चेंज आया। और एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने भी जब आपसे टेबल में क्वेश्चन दिया तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि एसआई यूनिट फिल करो, तो एसआई यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है। और अब आपने जो फाइनल ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन बता दोगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इसकी ऐसी दोगे कि ग्राफ में कि जो आपके पास टेम्परेचर होगा, एक तो वो आएगा क्योंकि जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है जो हमने यहाँ लिखा है, एक तो वो होगा, टाइम के साथ। और टाइम की वैल्यूज आप यहाँ पे लिख दोगे कि किस टाइम में कितना आपके पास डिक्रीज हो रहा है। तो आपके पास जो ग्राफ होगा वो इन दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका प्रैक्टिकल सेटअप होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। और डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहो तो इसी डायग्राम को आप नीचे ड्रॉ कर लेना कि आपने 3 अलग अलग कंटेनर यूज किए हैं अलग अलग एयर गैप के साथ। ठीक है, और वाटर लेवल उसमें सेम दिखाना, जैसे यहाँ पे वाटर लेवल सेम है, यहाँ पे भी वाटर लेवल हम सेम यूज करेंगे। और फिर इसमें आप थर्मामीटर दिखा देना कि हमने यहाँ पर एक थर्मामीटर यूज किया है इसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो स्पेसिमेन का हो गया P4।